अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम रिएक्शंस इन सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे कि हम जब सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो उसकी काइनेटिक्स कैसे होती है। फिर हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन की काइनेटिक्स जो है या जो रिएक्शन का रेट है उस पे असरअंदाज होने वाले कुछ रूल्स भी पढ़े। आज हमारा टॉपिक है साल्ट इफेक्ट क्या होता है। आज हम देखना चाह रहे हैं कि साल्ट का क्या इफेक्ट है, साल्ट इफेक्ट क्या है और साल्ट इफेक्ट कितनी टाइप के होते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि साल्ट इफेक्ट है क्या। साल्ट इफेक्ट असल में रेट ऑफ रिएक्शन पे जो आयंस का इन्फ्लुएंस है, रेट को जो इफेक्ट कर सकते हैं आयंस या चार्ज स्पीशीज, उस इफेक्ट को हम साल्ट इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें हमारे पास दो किस्म के साल्ट इफेक्ट्स हैं, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से हमारे पास दो किस्म के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि एक्टिविटी कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएं, और अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक्टिविटी कोफिशिएंट चेंज हो और हम उसको स्टडी करें तो हम कहेंगे कि हम प्राइमरी साल्ट इफेक्ट देख रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से जो रिएक्टिंग आयंस की एक्चुअल कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसको स्टडी करें तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन on activity coefficient and hence rate of reaction, while the secondary salt effect may be defined as, ये सेकंड नंबर है इसका सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट का। जरा इसको मैं ठीक कर दूं। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट जी, मैं कह रहा था कि ये दूसरे नंबर पे जो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट इज द एक्चुअल चेंज in the concentration of reacting ions due to addition of electrolyte। तो अब हम पहले प्राइमरी साल्ट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी साल्ट इफेक्ट को हमारे पास जो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट के बारे में डिस्कशन है वो ब्राउनस्टेड जेरम नामी शख्स ने इस इक्वेशन को ट्रीट किया था। ब्राउनस्टेड जेरम नामी शख्स ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बेस पे ट्रीट करते हुए, कुछ पोस्टुलेट्स को देखते हुए साल्ट इफेक्ट्स को डिस्क्राइब किया था। ब्राउनस्टेड जेरम नामी शख्स जो है इसने साल्ट इफेक्ट को डिस्क्राइब किया, कुछ इक्वेशंस को इसने डिराइव किया और इसने जो पोस्टुलेट्स ज़हन में रखे वो ये थे। ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो रिएक्टिंग आयंस हैं उनसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टिंग आयंस आपस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे ये डबल एरो होना था, लेकिन इसको आप यूं ही समझें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो डबल एरो होता है, यानी हाफ एरोज जिस तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाले, तो आप इसे वही कंसीडर करिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन वाला जो है। तो ए और बी दो हमारे पास रिएक्टिंग आयंस हैं जिनके ए का जो चार्ज है, जो ऊपर यहाँ पे इस आयन का चार्ज है वो जेड ए है, वाइल इस बी का जेड बी है। ये चार्ज है ऊपर, यानी वैलेंसीज है, और ये आपस में कंबाइन होके हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी
ये हैश जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए हमने रखा हुआ है, और इस पे जो चार्ज है वो ZA प्लस ZB है, और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर जाके प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब पहला हमारे पास पोस्टुलेट ये है कि रिएक्टिंग आयंस, जिस तरह ये A और B है, ये आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये दोनों रिएक्टिंग आयंस आपस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने। अब जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि कई सारे तो ऐसा भी चांस होगा कि यहाँ पे ए और बी आपस में कंबाइन होके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकेंगे, कंबाइन होंगे लेकिन फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ही वो खत्म हो जाएंगे, एनर्जी बैरियर नहीं क्रॉस कर सकेंगे। या यूं भी होगा कि यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और वापस वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो गए। तो हमें देखना है कि प्रोडक्ट तो उतना ही ज्यादा होगा जितना इक्विलिब्रियम स्टेट पे जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुके हो। इट मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इस बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जिस तरह मैंने कहा A प्लस बी आपस में कंबाइन होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो कि फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होगा, और इसमें ZA और ZB चार्जेस हैं दोनों आयंस के, दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज के, यानी ये आपस में मिलके A और B जिनके चार्ज ZA और ZB थे आपस में मिलके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AB हैश बना रहे, और इनका जो चार्ज है वो ZA प्लस ZB है। अब अगर हम जिस तरह पहले भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड कर रहे हैं कि कितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने इस कंसंट्रेशन पे, और दूसरा हमने कहा था कि वो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं इन दो के प्रोडक्ट के, ये पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दो चीजें पढ़ी थी। तो इसमें भी वही है, ये न्यू वही फ्रीक्वेंसी है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, और C बार हैश ये कंसंट्रेशन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो रेट के इक्वल है, और रेट इस साइड पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है डी जाई ओवर वी, ये वी वॉल्यूम है, और ये जाई ये डी जाई यानी कितने वॉल्यूम में कितनी चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई, यानी ये चेंज इन कंसंट्रेशन की है। इस सिंबल को ये जो आपके सामने है इसे जाई बोलते हैं, डिवाइडेड बाय dt के कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आई यानी कितने प्रोडक्ट बने। तो ये हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कि इक्वल है न्यू और C बार हैश के, हमने पहले भी ये C बार हैश और न्यू को रिएक्शन इन सॉल्यूशन वाली प्रेजेंटेशन में या उस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसमें न्यू यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम देखेंगे, और ये कंसंट्रेशन जो है इसको भी देखेंगे। तो कंसंट्रेशन को जरा पहले चेक करते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात हो रही। अगर हम इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को काउंट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ये जो ऊपर इक्वेशन हमने पढ़ी है इसमें कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और कितना प्रोडक्ट बना, तो ये हम इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए हम कहेंगे कि इसका कांस्टेंट क्या होगा। तो वो हम देखेंगे, हम कहेंगे कि इसका के हैश इक्वल होगा कि कितनी एक्टिविटी है ए की और बी की और प्रोडक्ट की। तो ये जिस तरह हम रेट इक्वेशन लिखते हैं या लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू
तो हम यही प्रोडक्ट की या इस वक्त हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कहेंगे। ए बी हैश यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कितनी एक्टिविटी है डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट बी, यानी ये लॉ ऑफ मास एक्शन से जिस तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये हम लिखते हैं, तो ये के इक्वल है। अब हमारे पास ये एक्टिविटी बजाते खुद जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हुआ करती है, तो हम इस ए की बजाय सी यानी कंसंट्रेशन और साथ में गैमा जो कि एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो लिख सकते हैं इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए भी और ए और बी के लिए भी। तो जो भी यहाँ पे एंटिटी एक्स मीन के कोई सा भी जनरलाइज कर दिया है, इसके लिए हम सी और गैमा लिखेंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, फिर इसी तरह ए के लिए और बी के लिए, और फिर हमने ऊपर भी और नीचे भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हर एक कंसंट्रेशन को सी बार नॉट से डिवाइड किया था। ये सी बार नॉट जो है ये असल में हमने कहा कि ये एक यूनिट कंसंट्रेशन है, जिस तरह ये 1000 मोल पर लीटर है, और ये 1000 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन से जब हम सारी कंसंट्रेशन को डिवाइड करें ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी, तो फिर हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन यानी सी बार एश इसका भी डिवाइड कर दिया ए वाले को भी बी वाले को भी, तो ये एक कंसंट्रेशन यानी अगर टोटल हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन थी, टोटल मॉलिक्यूल्स इतने थे या टोटल मोल इतने थे, तो उसमें से कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, कितने ए की फॉर्म में है, कितने बी की फॉर्म में है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही इमेजिन करें कि ये अगर हम कह रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स थे किसी यूनिट वॉल्यूम में या 100 की बजाय आप 1000 के चले 1000 मॉलिक्यूल्स थे, सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में थे, उनमें से सपोज हम कह रहे हैं कि 500 जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, ए वाले जो है वो 200 हैं और बी वाले 300 हैं, तो ये उनकी इस तरह हम कहेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कितनी कंसंट्रेशन आउट ऑफ टोटल 1000 बनी और ए वाले कितने और बी वाले कितने, ये उनकी रेशियोज होंगे। तो अब साथ में ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट था ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर इसके लिए था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसलिए ऐश, और नीचे जो इनके साथ ए और बी के थे वो सेपरेट इस तरह लिख लिए गए। अब जरा इसमें से इस इक्वेशन में से हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें, ये जो ऊपर सी बार हैश डिवाइडेड बाई सी बार नॉट है, इसको अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं, या इसको चले अगले सफे पे रीअरेंज करते हैं। हाँ जी मैंने कहा कि इसको अगर हम हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर इस इक्वेशन में ये जो ऊपर इधर नोमिनेटर में सपोज लिखा हुआ है सी बार हैश और ये डिवाइडेड बाय सी बार नॉट, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए, और यहाँ पे जो के हैश है इसको दूसरी साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे लेके आ जाए, तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है वो यूं बन जाएगी, ये सी बार हैश और ये साथ में इसको, अच्छा यहाँ पे ये एक्टिविटी कोफिशिएंट्स भी होने हैं, वो साथ में यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है, ये वाली जो फ्रैक्शन है गैमा ए गैमा बी डिवाइडेड बाय गैमा हैश, ये भी साथ इधर होगी। तो इसी में से फिर क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में सी बार हैश इस साइड पे एक बार है और इस साइड पे 2 बार है, ये हम एक कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन यानी सी बार हैश की वैल्यू आ जाएगी। ये जो सी बार हैश की वैल्यू है, इसको हम लेके जाएंगे वहां पे लिखेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, यानी डी जाए ओवर वी ओवर डी टी
यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू न्यू और सी बार हैश था। ये सी बार हैश की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख दी है। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू जिस तरह लिखी, इसी तरह हम न्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेट में दो ही चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो न्यू है, इसको हमने पहले भी एक लेक्चर में चेक किया था कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसी तरह E इज इक्वल टू के टी, और ये के प्राइम हमने लिख लिया के प्राइम, और फिर दोनों एनर्जीज को इक्वल किया, एच न्यू इज इक्वल टू के प्राइम टी, और फिर यहां से न्यू की वैल्यू ये कैलकुलेट कर दी। ये न्यू की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन में जहां पे न्यू लिखा हुआ है वहां पे रिप्लेस करेंगे। तो न्यू की वैल्यू हमने जब लगा ली तो इक्वेशन हमारे पास ये जो अभी जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, ये वाली सारी इक्वेशन जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूं, इस रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूं, ये वाली, ये ब्लू आपको नजर आ रही है, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है जिसे मैंने यहां पे रेक्टेंगल में बंद किया है, मैं कह रहा हूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन आ गई, जिसमें यहाँ पे ये न्यू की वैल्यू और ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वैल्यूज आ गई। अब इसी इसी में से अगर आपको याद हो, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इस इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन के अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सारी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हैं, यानी इसको हम किसी और के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इसको अगर मैं कंसंट्रेशन वालों को बीच में से हटा लूं और ये राइट हैंड साइड पे बाकी सारी चीज को मैं किसी और के यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए मैंने कह दिया कि ये स्मॉल के जो है ये सारे के इक्वल है। अच्छा, अब चूंकि हमारे लिए जी, अब चूंकि हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे रिएक्शन का रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हम चूंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन की फॉर्म में जो रेफरेंस स्टेट है वो यूनिट एक्टिविटी है, यानी यूनिट एक्टिविटी का रेफरेंस यहाँ पे सॉल्यूशन वाला है। As reaction takes place in the solution, therefore infinitely dilute solution is taken as reference state of unit activity। तो हम जिस तरह इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशंस की फॉर्म में हम ये एक्टिविटी कोफिशिएंट्स जो है ये गैमा ए बी और गैमा एच इनकी वैल्यूज 1 लेते हैं, इसी तरह यहां पे लेंगे। तो फिर हम इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए तमाम एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यू यूनिट यानी 1 पुट करेंगे, और जब वो 1 पुट करें, ये सारा जब 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाए तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम के नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो हम ये बाकी फैक्टर जो है इसको सारे को लिखने की बजाय ये के नॉट या इसकी ये जो वैल्यू आई है इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जरा चलते हैं। यहाँ पे ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली मैंने कहा कि इसके इक्वल होगा, और जहां पे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे जो वो कोफिशिएंट्स थे वो 1 के इक्वल हमने कहे थे, तो इसको ये वाला जो कांस्टेंट है इस सब को हमने के नॉट लिख लिया, और साथ में हमने कहा कि ये फिर जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी के इज इक्वल टू के नॉट, यानी के नॉट ये रेफरेंस पॉइंट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला के, और साथ में ये एक्टिविटी कोफिशिएंट्स।
ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में मौजूद थे। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को हम ब्राउनस्टेड-जेरम इक्वेशन बोलते हैं। ये जो हमारे पास ब्राउनस्टेड-जेरम इक्वेशन आई है, इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, अगर दोनों साइड पे लॉग ले लिया जाए तो log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ के नॉट प्लस log ऑफ गैमा ए प्लस log ऑफ गैमा बी माइनस log ऑफ हैश आएगा। आपको मालूम है जो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है लॉगरिथमिक टर्म में माइनस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ब्राउनस्टेड-जेरम इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यूं हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पे डिस्प्लेड फॉर्म में। अब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डी बाय हकल थ्योरी का जो रेट कांस्टेंट थ्योरी का जो कांस्टेंट के है उसको कंसीडर करते हैं और इस थ्योरी में डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ को इन्वॉल्व करते हैं। अब डी बाय हकल थ्योरी के मुताबिक ये जो के है यानी ये के की वैल्यू चेंज होगी जब आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हुआ करेगी। और आयनिक स्ट्रेंथ कैसे होती है, जरा एक और इक्वेशन देखें। ये जो गैमास है यानी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ में हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई कि log ऑफ गैमा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू जेड आई, के जो भी जिस भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं उसका जो चार्ज है उसका स्क्वायर डॉट अंडर ये स्क्वायर रूट ऑफ आई सी। ये आई जो है ये आयनिक स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, ये जेड चार्ज है रिएक्टिंग आयन का कि कौन सा उस पे चार्ज है, और ये ए ये एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये ए जो है बहरहाल यहाँ पे 0.5 हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर की। बाकी ये जो मैंने कहा कि गैमा है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ए जो है ये डी बाय हकल कांस्टेंट है। ये डी बाय हकल कांस्टेंट मैंने कहा जो चेंज होता है सिचुएशन मीन कि सपोज अगर टेम्परेचर चेंज हो तो फिर ए की वैल्यू कोई और होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इस डी बाय हकल कांस्टेंट की वैल्यू है वाटर में वो 0.5 है यानी हाफ है। अच्छा, अब जो हमारे पास वो इक्वेशन थी जो ऊपर हमने पढ़ी ये वाली, यहाँ पे हम ये कोफिशिएंट ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स है यानी गैमा ए गैमा बी और ये गैमा एच, इनको रिप्लेस करेंगे डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ के मुताबिक। जो हमने वैल्यू पढ़ी कि माइनस ए जेड, अगर इसके लिए बात करेंगे तो जेड ए हो जाएगा, इसके लिए जेड बी, और इसके लिए जेड जो भी इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए चूंकि दोनों उसमें चार्ज है जेड ए प्लस बी हो जाएगा और उनका स्क्वायर और फिर साथ आई सी का स्क्वायर रूट, यानी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो गैमा ए गैमा बी वगैरह है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म में थी। यानी यहाँ पे अगर ए हो log ऑफ गैमा ए तो फिर यहाँ पे ये चार्ज वाली जगह पे आई वाली जगह पे हम कहेंगे कि इसका जो जेड ए है और यहाँ पे हम कहेंगे कि उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है ए वाले की। तो चले वन बाय वन हम इन सब की इक्वेशंस में अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी जो लास्ट लाइन लिखी हुई है स्लाइड पे, log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ के नॉट, ये पहले से था अब वैल्यूज पुट हो रही है। ये पहले वाले का ये मैं कह रहा हूं ये तो पहले से थी और ये वैल्यू यहां तक ये गैमा ए की वैल्यू आ गई log ऑफ गैमा ए की, और इसी तरह जो नेक्स्ट है ये log ऑफ गैमा बी की, और इसी तरह फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो चूंकि यहाँ पे माइनस, अगर इक्वेशन में देखें ऊपर जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी यहाँ पे ये माइनस log ऑफ गैमा हैश था,
तो ये वाला इसकी अपनी वैल्यू b माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास ये एंड पे आ गई ये सारी। और यहाँ पे ये जो चार्ज ZA और ZB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ये सम अप है दोनों चार्जेस का तो उनका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट चलेंगे। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहले यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे A और ये IC का स्क्वायर रूट, और फिर नेक्स्ट वाले में भी A और IC का स्क्वायर रूट, और फिर A और IC का स्क्वायर रूट। तो इन तीनों में से ये चीजें कॉमन ली जा सकती हैं और ये जो लॉग वाली टर्म्स है, लॉग के नॉट और ये लॉग के, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बन गई log ऑफ k ओवर k नॉट। और इस साइड पे हमने दो चीजें कॉमन ले ली, एक माइनस a और दूसरी साइड पे ये IC, ये दोनों चीजें कॉमन है। बाकी ब्रैकेट के अंदर रह गया ZA स्क्वायर प्लस ZB स्क्वायर माइनस ZA प्लस ZB। अब जब कॉमन लेंगे, माइनस a कॉमन लिया है तो ये अंदर सारी सिंबल्स चेंज हुई हैं, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस थे तो ये प्लस रह गए, सिंबल्स चेंज हुए। अब नेक्स्ट क्या है, इन सब को अगर ये ब्रैकेट के अंदर, ये जो बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर वाले हिस्से को हम सॉल्व करें, ये ZA का स्क्वायर, ये ZB का स्क्वायर माइनस ये ZA प्लस ZB होल स्क्वायर जो है, इसको ओपन करें, ZA स्क्वायर ZB स्क्वायर और ये प्लस 2ZA ZB। इसको फिर फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये ZA का स्क्वायर है, ZB का स्क्वायर है। अब ये माइनस की वजह से ये सारी हमने सिंबल्स अंदर वाली चेंज कर दी, तो फिर हम फर्दर इसको देखेंगे, ये ZA स्क्वायर और ये माइनस ZA स्क्वायर, ये ZB स्क्वायर और ये माइनस ZB स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास यहाँ पे बाहर माइनस a रह गया और अंदर रह गया माइनस 2ZA ZB और बाहर रह गया IC। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास कैलकुलेटेड फॉर्म में। यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई जिसको मैं बंद कर रहा हूं एक रेक्टेंगल में। ये हमारे पास इक्वेशन, ये ब्लू आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये जो ब्लू रेक्टेंगल आपको नजर आई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मैंने कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपने वाटर को सॉल्वेंट रखा हुआ हो तो इसकी जो वैल्यू है ए की, वो हमारे पास 0.5 है। तो वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.5 और ये बाय 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, हाफ और 2 मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास यहाँ पे log ऑफ k ओवर k नॉट इज इक्वल टू ZA ZB स्क्वायर रूट ऑफ IC, ये हमारे पास रह गया। अब जरा इससे नेक्स्ट चलते हैं, ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है, जरा इसको समझें। जी ये इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, और अभी मैंने ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाली जो इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू लाइन में इंसर्कल किया, और यहाँ पे एक हिस्से को मैंने ब्लू लाइन से इंसर्कल किया। आप देखें कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी अगर होता है, अगर यहाँ पे होता तो इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ये y एक्सेस पे अगर आप log ऑफ k ओवर k नॉट रखें और x एक्सेस पे स्क्वायर रूट ऑफ IC यानी जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको आप x एक्सेस पे रखें, तो ये ZA और ZB ये स्लोप को डिफाइन करेंगे, यानी y इज इक्वल टू mx। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि ये इक्वेशन कैसे अप्लाई हो रही है डिफरेंट सिचुएशंस में। अब आपको इस इक्वेशन जो ब्रांस्टेड जेरम ने डी बाय हक्कर लिमिटिंग लॉ के साथ मिक्स करके एक कंक्लूजन दिया, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे और सॉल्ट का इफेक्ट कैसा होगा इस इक्वेशन के मुताबिक। पहली बात,
कि हमारे पास ये तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, यानी y को आप ये log ऑफ k ओवर k नॉट को y एक्सिस पे रख लें और x एक्सिस पे आई सी का स्क्वायर रूट रख लें। जेड ए और जेड बी स्लोप को डिफाइन करेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे काफी सारे आप अगर देखें तो लाइंस लगी हुई हैं। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे पास ग्राफ का ये वाई एक्सिस, ये ब्लू लाइन वाई एक्सिस, और ये राइट साइड पे ये एक्स एक्सिस। तो ये ब्लू लाइन तो हो गई हमारे पास एक्सिस की। ये जो नीचे यहाँ पे इस ब्लू लाइन से नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये माइनस वाई वाला है। अब अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ये, और फिर राइट हैंड साइड में यूं, मैं इससे ऊपर ऊपर अगर बात करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 2a 2b और 2c लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 3a 3b लिखा हुआ है, और ये जो लाइन सीधी है ये 1 लिखा हुआ है। ये क्या है, मैं अभी आपको इक्वेशन से एक्सप्लेन करता हूं। ये आप थोड़ी देर के लिए इसको फोकस करें और मैं समझाता हूं ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कि ग्राफ सपोज अगर मैं सिर्फ ये पहली लाइन को कंसीडर करूं कि ये बिल्कुल सीधी ऐसे, ये जो जिसके साथ मैंने 1 लिखा हुआ है इसको कंसीडर करूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और बाकी सारी भी स्ट्रेट लाइंस है। जो 2a 2b 2c या 3a 3b ये सारी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये नंबर 1 क्या कह रही है, नंबर 2 ABC की डिफरेंट कंडीशंस कौन सी हैं और ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। ये जो डॉट्स हैं ये तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो लाइंस हैं चाहे वो रेड कलर में, ग्रीन में या ब्लैक में या ब्लू में, ये स्ट्रेट लाइंस प्रिडिक्टेड लाइंस हैं। वो कैसे प्रिडिक्टेड लाइंस हैं, ये जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव की वो कैसे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेगी अभी मैं डिस्कस करता हूं। जी, यहां पे अगर मैं कहूं यही वाली जो बातें मैंने की हैं इसको अगर मैं कहूं तो ये, हाँ, ये हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को इन दो एंटिटीज के अगेंस्ट, वाई एक्सिस पे ये, एक्स एक्सिस पे ये, तो फिर ये सीधी लाइंस होंगी। और मैंने कहा कि इक्वेशन के जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बेस पे वो पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स मैंने सारी लाइंस पे नहीं लगाए, वैसे ये सब पे होने हैं। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे होंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हुए उसमें हल्का फुल्का एरर होता है, आइडियल रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन प्रिडिक्टेड लाइंस के करीब करीब ही होंगे। जिस तरह हम नॉर्मली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह इसके रिजल्ट्स में भी आएगा। कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ एग्जैक्टली लाइन के ऊपर फॉल कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि ये एक्चुअल रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंटल जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं प्रिडिक्टेड से, थोड़ा एरर उनमें हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं सारी लाइंस पे मैंने नहीं लगाए, लेकिन आप समझ जाएं कि इनके भी पॉइंट्स इसी तरह ऊपर नीचे होंगे। अब मैं कह रहा था कि एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसकी स्लोप को डिफाइन करेंगे। देखिए ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर हम कंपेयर करें इस 1 को 2a से, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ब्लू और ये रेड वाली जो ऊपर लाइन है, ये दोनों है तो स्ट्रेट, लेकिन इनका बिहेवियर क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे कोई लाइन है तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इसकी स्लोप इस 2a वाली से डिफरेंट है। इसी तरह ये 2b वाले की भी स्लोप डिफरेंट है, 2c वाले की भी स्लोप डिफरेंट है। स्लोप मींस कि कितना चेंज आया y एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, कि x एक्सिस में कितने चेंज के साथ y एक्सिस में कितना चेंज आया, तो ये स्लोप है। अब जरा देखते हैं। मैं अगर एक्सपेरिमेंटल एक केस डिस्कस करूं कि हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन की एग्जांपल यहाँ पे ये जो पोर्शन अभी मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, ये देखिए नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है कि हमारे पास दो कोई रिएक्टिंग स्पीशीज थी और इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसके ऊपर +3 चार्ज है।
जबकि यहाँ पे दूसरा यानी वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पे कोई एक स्पीशी पे तो चार्ज है और दूसरी पे जीरो चार्ज है, तो जेड ए और जेड बी का प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो ये +3 और ये 0, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। तो इट मींस के प्रोडक्ट इन दोनों का जो था जेड ए और जेड बी का वो 0 हो गया। ये पहली सिचुएशन है, व्हेन जेड ए एंड जेड बी द प्रोडक्ट ऑफ जेड ए एंड जेड बी इज 0। जब ऐसा सीन हो तो फिर स्लोप 0 होगी, और अगर स्लोप 0 हो तो फिर ग्राफ कैसा आएगा, इसका अगर रिएक्शन हो रहा हो तो फिर जो हमारे पास ग्राफ नंबर 1 था यानी ये 1 स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे बिल्कुल सीधी, ये इसके ऊपर समझें कि ये ग्राफ ही है, यहाँ इसके ऊपर ही पॉइंट्स आएंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ चूंकि जेड ए और जेड बी का प्रोडक्ट 0 है तो स्लोप 0 हुई, यानी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी और कोई चेंज नहीं आ रहा वाई में, चाहे एक्स में चेंज आ भी रहा है, यानी उस पर डिपेंडेंस नहीं रही। एक्स के चेंज होने के साथ वाई का कोई लिंक ना रहा, यानी इसको मैं यूं कहूंगा, व्हेन जेड ए multiplied by zb is equal to 0 for plot 1 for the reaction between non-electrolyte and an ion, the primary salt effect is 0. Hence, the ionic concentration has no effect on the rate of reaction on the velocity of reaction. यानी इसमें जो K जो रेट कांस्टेंट था उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी log of K over K नॉट, यहाँ पे जब 0 हो गया तो इट मींस के आयनिक यहाँ पे IC चेंज होता भी रहे तो यहाँ पे कोई रेट कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब इनका प्रोडक्ट 0 होगा, और वो कब होगा? जब एक रिएक्टिंग स्पीशी पे तो कोई चार्ज हो लेकिन दूसरी पे ना हो, यानी एक आयन है और दूसरा आयन नहीं है, उस पर कोई वैलेंसी नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, तो हमने ये कंक्लूड किया जिस तरह ये केस था। दूसरी बात, अब जरा सेकंड ए की बात करते हैं। ये वाला जो ग्राफ था इसमें सेकंड ए देखें जरा, ये सेकंड ए में हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है, जो जो एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, ये चेंज है, और ये कब है? ये पॉजिटिव चेंज है, यानी जब एक्स में कोई चेंज आ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप इसका चेंज देखेंगे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की रेशियो देखेंगे तो एक्स एक्सिस में जब चेंज आ रहा है तो वाई में भी चेंज आ रहा है, और ये पॉजिटिव चेंज है। तो इट मींस हम इसे कहेंगे कि व्हेन जेड ए मल्टीप्लाइड बाय जेड बी इज पॉजिटिव, अगर ऐसा हो जिस तरह ये सेकंड ए के लिए मैंने कहा। सपोज अब वैलेंसी इसमें नेगेटिव है, पहले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पे बी माइनस है और दूसरे पे भी माइनस है, हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन इन दोनों माइनस माइनस का जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे जेड ए और जेड बी का प्रोडक्ट, तो ये माइनस इंटू माइनस ये +1 आ रहा है, तो ये 1 चूंकि प्रोडक्ट में पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, या इसका मतलब क्या होगा, इसको ऊपर वाली लाइन में पढ़े, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ZA and ZB is positive, salt effect will also be positive and K यानी रेट कांस्टेंट will also increase। तो फिर क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये देखें यहां पे ये इस साइड पे log of K over K नॉट है, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और या जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का रेट कांस्टेंट था उसका, और ऊपर log के जो रेट कांस्टेंट की रेशो हम ले रहे, और यहाँ पे IC यानी जो IC का स्क्वायर रूट है इस साइड पे एक्स एक्सिस में, तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो जो IC बढ़ेगा इसी तरह यहाँ पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये रेड वाला 2A ये डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी जो जो ये देखे ना,
सपोज यहाँ पे कोई 0.1 कह लें, सपोज ये 0.1 है। जब इधर थोड़ा आई सी की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ आई सी की वैल्यू थोड़ी हो, तो यहाँ पे log ऑफ के ओवर के नॉट की वैल्यू भी वाई एक्सिस पे थोड़ी है। लेकिन जो ही आई सी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया इस साइड में, तो इसी तरह ये स्लोप ये बता रही है कि इसी तरह y की वैल्यू यानी log ऑफ के ओवर के नॉट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव एक इंक्रीज था। अब दूसरा केस देखते हैं, यानी ये 2a हो गया। अब 2b की बात करते हैं। 2b में भी हमें यही समझ आ रही है कि आई सी यानी आयनिक स्ट्रेंथ जो जो बढ़ेगी, इसी तरह इस साइड पे रेशियो ऑफ जो log ऑफ के ओवर के नॉट है ये भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन ये पहले की निस्बत जरा ज्यादा बढ़ रही है। इसमें स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, y में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ये 2a की निस्बत 2b में ज्यादा चेंज है, यानी स्लोप ज्यादा है। तो फिर हम क्या कहेंगे, जरा इसको देखते हैं 2b की एग्जांपल को। ये कब है 2b, देखें यहाँ पे S2O8 और इसकी वैलेंसी यहाँ पे -2 है। ये जरा अगर मैं इसको मजीद थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए, हाँ जी ये देखें जी, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे -2 और दूसरे की वैलेंसी -1 है। इन दोनों को जब आप -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आएगा। ये पॉजिटिव स्लोप होगी और ये पहले वाले की निस्बत ज्यादा है। पहले में +1 आया था प्रोडक्ट ऑफ ZA ZB, अब +2 आ रहा है। तो यही वजह है ग्राफ जो है हमारे पास, ग्राफ ये 2b का ऐसे होगा, ये ग्रीन वाली रो जो ये 2a की निस्बत ज्यादा स्लोप आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 थी यहाँ पे 2 है। और ये 2c जो है इसकी इससे भी ज्यादा होगी। वो कब केस होगा, अब 2b और 2c को जरा देखें। यहाँ पे यहाँ पे ये 2c, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये +2 और +2 है, ये यहाँ पे +2 है जी। तो ये हमारे पास, अगर इसको भी मैं थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए जी, अब दोनों जो रिएक्टिंग आइंस हैं यहाँ पे +2 और ये +2, इन पे जो वैलेंसीज हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो +4 आ रहा है। अब चाहे यहाँ पे -2 होता या +2 होता, लेकिन चूंकि इनका अब प्रोडक्ट बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एग्जांपल, तो फिर क्या है, इसका स्लोप की वैल्यू और ज्यादा होगी, यानी होगा ये पॉजिटिव साइड पे ही, लेकिन इसकी वैल्यू स्लोप की और ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये 2c में ये जो ब्लैक वाली रो है, ये इसके कंपैरिजन में y में ज्यादा चेंज आ जाता है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें या तीनों को कंपेयर करें तो 2a में जरा कम चेंज आता है x में चेंज के रिस्पेक्ट से, लेकिन 2b में y का चेंज बहुत ज्यादा है और 2c का उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो रीजन यही थी कि यहाँ पे स्लोप 1 था, यहाँ पे स्लोप 2 और यहाँ पे स्लोप 4 थी। अब चलते हैं जरा ये ग्राफ के ये ब्लू लाइन से नीचे वाले 3a और 3b को डिस्कस करते हैं। जी जरा अब देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है इनको जरा अगर आप नोट करें, तो ये अभी मैंने इसको y एक्सिस और x एक्सिस को, कि x एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ आई सी है और y एक्सिस पे log ऑफ k ओवर k नॉट है, और ऊपर ब्लू लाइन से ऊपर, इस ब्लू लाइन से ऊपर जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज है 0.2 0.4 एंड सो ऑन, और ये नीचे वाली -2 -4। तो ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये नेगेटिव वाले हिस्से में, यानी -y वाले पोर्शन में
यानी नेगेटिव स्लोप जब आ रही हो कि एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है लेकिन वाई एक्सिस कम हो रहा हो, वाई पे जो भी एंटिटी है यानी इसकी वैल्यू जब कम हो रही हो, कहने का मतलब यह है कि जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ रही हो तो उसके साथ रेट कांस्टेंट रिड्यूस भी हो सकता है। तो वो कब होगा, जरा रिएक्शन देखते हैं 3A और 3B को, जरा देखते हैं जी। 3A के लिए when product of ZA and ZB is negative, अब ये जब नेगेटिव हो, नेगेटिव कब होगा, देखिए मिसाल के तौर पे ये 3rd A वाली एग्जांपल, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन है और ये ब्रोमीन ब्रोमाइड नेगेटिव आयन है, तो अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इनका जो प्रोडक्ट बना वो भी नेगेटिव बना, तो स्लोप माइनस में आ जाएगी। अब ये स्लोप -1 इसका आंसर आया, जबकि इस 3rd B में देखें, इस रिएक्शन में ये +2 और एक -1 है, या हाइड्रोक्सिल आयन है और ये +2 है, तो इनका प्रोडक्ट -2 आया। तो 3rd A में स्लोप कम होगी नेगेटिव साइड पे, जबकि 3rd B में स्लोप ज्यादा होगी, यानी ज्यादा रिडक्शन होगी रेट कांस्टेंट में जब चेंज हो रहा होगा आईसी बढ़ रहा होगा, यानी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, लेकिन क्या हो रहा होगा कि रेट कांस्टेंट रिड्यूस हो रहा होगा। यानी व्हेन product of ZA and ZB is negative, salt effect will also be negative and rate constant K will decrease with increase in ionic strength। तो ये आज हमने प्राइमरी साल्ट इफेक्ट को डिस्क्राइब किया है। ये जरा जो ग्राफ है इसको 1 by 1 अभी आप देखें, अगर ये वाली जो हमारे पास स्लाइड थी, ये मैंने कुछ कि ये तो हो गया हमारे पास एक्सेस, ये 0 वाली लाइन हो गई, और अगर बिल्कुल स्लोप 0 हो तो बिल्कुल इसी के ऊपर कोई लाइन आएगी। जैसा कि फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि एक वाटर था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और दूसरा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रिएक्टिंग आयन था, और दूसरा ये मैंने बोला रेड वाला, इसकी स्लोप कम है पॉजिटिव साइड, और ये ग्रीन वाले की स्लोप जो है ये एज कंपेयर टू द रेड यानी 2nd A जरा ज्यादा है, जबकि ये 2C जो है इसकी स्लोप और ज्यादा है, यानी वाई में ज्यादा चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस के चेंज को अगर हम देखें। यानी यहाँ पे देखें ना, अगर इतने ही हम देख ले, ये तो कोई इसको यहाँ से यहाँ तक ये चेंज है, जबकि यानी आईसी में बहुत ज्यादा चेंज के बाद ये इतना सा चेंज है, जबकि इसी लाइन को अगर मैं इधर सीधा देखूं, ये तो जो 2B था ये तो बहुत पहले आ चुका था, इधर आईसी यहां तक था, जबकि इसी आईसी पे आप देखें ये वाला ब्लैक वाले में तो और ज्यादा चेंज है भाई, यानी किसी एक जगह पे आप बेशक देख ले, तो ये स्लोप की वैल्यू यहाँ पे 2A में कम है, 2B में ज्यादा, 2C में उससे भी ज्यादा है। इसी तरह ये 3rd A में स्लोप कम है और 3rd B में स्लोप ज्यादा है, लेकिन है नेगेटिव में, यानी रिडक्शन ज्यादा हो गई, यानी जो रेट कांस्टेंट है वो और कम आ गया। तो ये आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।